या ई सेल ले लो, वो ई सेल है ना। फिर उसका क्या आ जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। एक तो आपको यहाँ पे एक रीडिंग आएगी, समझो वो रीडिंग जो भी एक्स है ना, इसमें से एक तो जीरो होने वाला है, कोई भी एक तो जीरो होगा, जीरो होगा तो दूसरे की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ ही सकती है। तो जो रीडिंग यहाँ पर आएगी वही इसके अंदर जो भी लिया है उसकी रीडिंग होगी, इसकी रीडिंग होगी। समझ में आया, एकदम सिंपल है। अब ये देखो क्या है इसके बारे में, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। Every oxidation needs to be accompanied by the reduction. The occurrence of only oxidation or only reduction is not possible. तो हमें पता ही है। In a galvanic cell, oxidation and reduction occurs simultaneously, है ना, इसीलिए इसको redox बोलते हैं। The potential associated with the redox reaction can be experimentally measured, है ना। For the measurement of potential of two electrodes need to be combined together where the redox reaction occurs. Okay, क्या लिखा है? What would happen if potential of one of the electrode in a galvanic cell is zero? अगर एक जीरो है तो क्या होगा, हम दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं। Can we measure the potential of such a galvanic cell? There are two electrodes combined together and a redox reaction results. The measured cell potential is the algebraic sum of of the two electrode potential. हमें पता है algebraic sum होता है ना, E cell is equals to E cathode plus E anode. बट अगर जब आप E प्लस लिख रहे हो बीच में, तो जो कैथोड है उसके ऊपर लिखोगे रिडक्शन पोटेंशियल, और जो एनोड है वहां लिखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, तभी हम प्लस लिख सकते हैं। वही लोग बोल रहे हैं। तो वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो, देयरफॉर द मेजर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। वही तो मैंने आपको बताया, देयरफॉर द मेजर्ड सेल पोटेंशियल मतलब इस पे जो रीडिंग आएगी गैल्वेनोमीटर पे, वही क्या होने वाली है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू, है ना। तो वही लिखा है इन्होंने, वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is zero, therefore the measured cell potential is equal to the potential of other electrode. From foregoing arguments, it follows that it is necessary to choose an arbitrarily standard electrode as a reference point. है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जो रेफरेंस है, क्योंकि अगर रेफरेंस नहीं लोगे तो फिर तो निकाल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि फिर तो दो वेरिएबल हो जाएंगे और दो वेरिएबल जिंदगी में कोई फाइंड कर ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक को रेफरेंस ले रखा है, उसकी आर्बिट्रली कोई तो वैल्यू लेनी होगी। द केमिस्ट हैव चूजन हाइड्रोजन gas electrode consisting of hydrogen gas at 1 atm pressure in contact with 1 molar H plus ion solution as a primary reference electrode. आपको पूछ सकते हैं कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पहली बात तो कौन है, तो आंसर आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्योंकि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होते हैं। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है। क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड है, चेंज होती ही नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी, जीरो, उसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज जीरो। तो आपको पूछ सकते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी क्या खासियत है वो भी पूछ सकते हैं कि उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर कितना होता है 1 atm, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, H प्लस आयन के H प्लस आयन्स होते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर। फिर उसका पोटेंशियल कितना होता है वो भी पूछ सकते हैं, दैट इज 0 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड हैज आर्बिट्ररली टेकन एज 0, द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड standard hydrogen electrode. We will see later that standard hydrogen electrode is not the most convenient electrode. Obviously convenient नहीं है ये। क्यों convenient नहीं है, आप ही सोचो, इसमें हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। अब आप सोचो हाइड्रोजन गैस आप सबको पता है इट इज इनफ्लेमेबल, है ना, आग लग सकती है। दूसरी बात, कितना प्रेशर रहना चाहिए 1 atm। क्या 1 atm प्रेशर एग्जैक्टली मेंटेन करना इतना आसान है क्या, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। कितनी भी कोशिश करोगे 1 atm प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, तो कुछ तो फॉल्ट आएगा ही आएगा, इसीलिए वो कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। वही सब उन लोग कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकालते हैं। देखो फिर क्या लिखा है, सेवरल अदर इलेक्ट्रोड नेमली कैलमॉल, मैंने आपको ये वर्ड यूज भी किया था,
silver chloride and glass electrode with known potentials are used as a secondary reference electrode. तो याद रखना, अगर आपको पूछे कि प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है तो सिर्फ एक ही है, पर अगर आपको पूछे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है तो बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल है कैलमॉल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, सिर्फ नाम ही याद रखना है आपको, ठीक है। जिनके पोटेंशियल हमें पता होता है, इनके भी पोटेंशियल ऑब्वियसली रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इनकी वैल्यू, बट इनकी वैल्यू जीरो नहीं होती, इनकी वैल्यू अगर आप कुछ फैक्टर्स चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती है, इसीलिए इनको प्राइमरी नहीं बोलते हैं, इनको सेकेंडरी बोलते हैं। द पोटेंशियल ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिटरमाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब इन इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी हमने कैसे निकाली है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से निकाली, इसीलिए ये लोग सेकेंडरी है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू भी हमने किसकी मदद से निकाली है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाल के रखी है। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज निकाल के रख दिया और हमें पता चल गया कि हाँ इसकी वैल्यू 5 है तो इसको फिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, है ना। तो रेफरेंस की तरह यूज किया। जैसे अभी मैं अगर बोलूँ कि दुनिया में सबसे पहला वेट जो है वो समझो 5 kg आया, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ, तो 5 kg जो आया वो क्या है, वो प्राइमरी रेफरेंस हो गया। अब उसकी मदद से ही हमने 2 किलो बनाया, 1 किलो बनाया, 10 किलो बनाया, 15 किलो बनाया, तो वो भी तो अभी के लिए तो रेफरेंस ही है ना, आज की लाइफ के लिए हमारे लिए तो वो तो रेफरेंस ही है। अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है 10 किलो तो हम उसी को तो रेफरेंस लेके वेट करते हैं। चलो ठीक है कि अभी मशीन एंड ऑल आ गई, वो बात छोड़ो, बट वही मेजरमेंट तो वही था पहले। तो जो पहले आया वो प्राइमरी है, उसके बाद जो उसकी मदद से उनको निकाला गया दे आर सेकेंडरी, है ना। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी में ये सब नाम आ जाएंगे। A reference electrode is then defined as an electrode whose potential is arbitrarily taken as zero or is exactly known. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है, या तो उसकी वैल्यू जीरो होगी या उसकी वैल्यू नोन रहेगी। ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, इसको आप हो सके अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो, आपके पास अभी है, तो इसको प्लीज बॉक्स में फिट कर दो, इसके आजू बाजू बॉक्स या फिर इसके बाजू में लिख लो, इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। समझ में आया तो एक काम करो, मैं चाय पीता हूँ, तब तक आप लोग इतना पढ़ो, एक बार जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या फिर मैंने जितना पढ़ाया उतना मत पढ़ो, वो तो समझ में आ गया, आगे का पढ़ो, ताकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी होगी। ये पढ़ो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ो। चलो ठीक है। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके क्वेश्चन आता है, जितना भी आपने पढ़ा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बारे में जितना लिखा वो लिखना होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है, ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम। ये बना के आओगे तो भी कितना मार्क्स मिल जाएगा, आराम से आधे मार्क्स तो इसी से मिल जाते हैं। देख सकते हो एक बीकर है, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब है और वो ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड है, उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, उल्टा रखा हुआ है। और देखो उसके अंदर एक आउटलेट है, ये दिख रहा है, ये आउटलेट या इनलेट, इसके अंदर इसकी मदद से क्या अंदर जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, ठीक है, और मेंटेन होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और इस आप देख सकते हैं इसके बीच में बीचों बीच एक स्ट्रिप है ब्लैक कलर की, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, कॉपर वायर है, प्लैटिनम होता था ना, ठीक है, इन्होंने दिया जो भी है, ये इन्होंने कॉपर बोला तो कॉपर, बट एक्चुअली ये प्लैटिनम होता है। ये वायर जो होता है ब्लैक कलर का बीच में एकदम सेंटर में, वो प्लैटिनम होता है, ठीक है, प्लैटिनम होता है। और नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ये भी प्लैटिनम होता है, ये प्लैटिनम होता है। और उसके ऊपर कोटिंग होती है, इसके ऊपर कोटिंग होती है वापस प्लैटिनम सॉल्ट की, ठीक है, प्लैटिनम से बना है, उसके ऊपर कोटिंग होती है प्लैटिनम सॉल्ट की, ऐसा है। इसलिए लिखा है ना प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनाइज्ड, इसका मतलब है प्लैटिनम का है और उसके ऊपर प्लैटिनम के सॉल्ट की लेयर है। बात समझना क्या बोल रहा हूँ, ये वायर है, ये वायर प्लैटिनम से बना हुआ है, और इसके अंदर नीचे एक शीट या प्लेट है, वो प्लैटिनम की बनी है, और उस प्लैटिनम के ऊपर कोटिंग है प्लैटिनम के सॉल्ट की, इसलिए इसको बोलते हैं प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। तो यहाँ से गैस अंदर जाता है जो 1 atm पर मेंटेन रहता है, और यहाँ पर सोल्यूशन जो है, ये इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलार, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलार। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, कॉपर वायर भी लिखा है, फिर प्लैटिनम वायर भी लिखा है, ऊपर की तरफ कॉपर वायर फिर प्लैटिनम वायर, कुछ भी करते हैं ऐसा नहीं है, वो पूरा प्लैटिनम वायर ही होता है, ठीक है। आप मत लिखना ये कॉपर वायर, प्लैटिनम वायर ही है वो, ठीक है। और ये मर्क्यूरी पता नहीं कहाँ से ला दिया बीच में, पहले नहीं था ये सब। इतना ध्यान रखो, जो जो मैं बता रहा हूँ उतना आप लेबल कर सकते हो। पेसल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को करना होता है, प्लैटिनम वायर को आपको लेबल करना होता है, सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर आयंस है H+ आयंस 1 मोलार पे वो करने होते हैं, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट को आपको करना होता है, ग्लास जैकेट जो है उसको करना होता है। तो ये डायग्राम बनाना एग्जाम में जरूरी है, ये बनाओगे ना तो आधा इंप्रेशन वहीं पे, सामने वाला ऑब्वियसली पहले डायग्राम देखेगा, अरे हाँ डायग्राम बनाया, तो इसी डायग्राम में जो है चीजें वही तो लिखनी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या लिखना है। कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम प्लेट कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक, कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक, यानी वही प्लैटिनम का कोई तो सब्सटेंस है या सॉल्ट है जिसके ऊपर प्लैटिनम की प्लेट पर कोटिंग की गई है। एज अ इलेक्ट्रोड, this plate is connected to the external circuit through a sealed narrow glass tube containing mercury, ठीक है, mercury दिया तो कोई बात नहीं, mercury, it is surrounded by an outer jacket, it is surrounded by an outer jacket, ये आप देख सकते हो outer jacket है ना, कोई ग्लास जैकेट की बात कर रहे हैं। The platinum electrode is immersed, the platinum electrode is immersed in 1 molar H+ ion solution. The solution is kept saturated, the solution is kept saturated with dissolved H2 by bubbling hydrogen gas under 1 atm pressure through the side tube of the jacket. Platinum does not take part in the electrode reaction. प्लैटिनम जो है वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। याद रखना, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो इनर्ट होते हैं, जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, एक तो प्लैटिनम, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है, ये 2 कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर जो इलेक्ट्रोड की तरह यूज होते हैं वो ग्रेफाइट होते हैं, क्योंकि प्लैटिनम महंगा आता है ऑब्वियसली, है ना। इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड सर्व एज अ साइट फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिर्फ वो एक साइट है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ जगह देता है कि हाँ यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो, ऐसा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, वो लिखोगे। फिर ये सब नीचे जितना भी दिया है सब लिखना होता है, जैसे फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब वही सेल रिप्रेजेंटेशन करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H+ आयंस 1 मोलार, फिर आपको पता है H+ आयन अलग है और गैस अलग है, तो फेज सेपरेशन है, इसलिए सिंगल वर्टिकल लाइन। फिर हाइड्रोजन गैस वो कितना है प्रेशर 1 atm, वो भी लिखोगे, और फिर बाजू में क्या लिखोगे, प्लैटिनम। ये उसका फॉर्मुलेशन रहता है, हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको इन्होंने फॉर्मुलेशन लिखा है, आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, फॉर्मुलेशन भी लिखोगे तो चलेगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर रिएक्शन हो रहा है, तो क्या रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली 2 H+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो। जरूरी नहीं है यही रिएक्शन, इसका रिवर्स भी हो सकता है,
क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना वो कैथोड की तरह भी यूज हो सकता है, एनोड की तरह भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने रिएक्शन बताया वो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन वाला बताया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, दिया होगा कहीं, नहीं दिया, आधा दिया है, दिया है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो आपको एक्चुअली ऐसे लिखना होता है, आपको ऐसे लिखना होता है, हाइट आपको ऐसे लिखना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड। जब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन लिखोगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, इसका उल्टा रिएक्शन लिखो, इसका उल्टा लिखो। दोनों में ही आप बाजू में लिख लेना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज जीरो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उसको हमने रेफरेंस मान लिया है जीरो। ठीक है, तो आप ये सब नहीं लिखोगे ना एक बार चलेगा, द प्लैटिनम ब्लैक केपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन अलाउइंग चेंजेस, ये सब नहीं रेफर कर सकते हो, उसमें अच्छे से दिया शायद। कोई जरूरी नहीं है कि नई बुक आई तो नई बुक से लिखना है, ठीक है, नाम के लिए कहीं से भी लिखो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब एप्लीकेशन देखो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। तो हमें पता ही है, जैसे हम जिंक का निकाल सकते हैं। तो अभी देखो, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn+2, 1 मोलार से Zn बन रहा है, इट इज कंबाइंड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप यहाँ पे देखो, जब इसको कंबाइन किया गया तो आप देखो ना यहाँ पर Zn जो है जिंक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2। इसका मतलब है जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, है ना। और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। बट अगर उल्टा भी हो सकता है, ये तो जिंक है ठीक है, अगर कॉपर लिया तो कॉपर का फाइंड करना होगा, तो कॉपर का जब आप फाइंड करोगे ना तो आपको किसको यूज करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे यूज करना पड़ेगा, एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड यूज करना पड़ेगा। क्यों, बहुत लॉजिकल है। आप ही सोचो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई थी, याद है, हाइड्रोजन बीच में आता है, नहीं मैंने नहीं सिखाया आपको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सीरीज, सॉरी, मैं भी सिखा देता हूँ, बहुत फनी है, बट ठीक है, बहुत फनी है, मैं भी सिखा ही देता हूँ, सीख लो। पर मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि उसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। वो जो मैं अभी सीरीज बता रहा हूँ ये इस सीरीज से लेना देना नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है। मैं अभी जो सीरीज बता रहा हूँ उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आप बहुत सिर्फ उसका इंपॉर्टेंस केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही नहीं है, केमिस्ट्री में बहुत जगह वो यूजफुल है, इसलिए बता रहा हूँ। इस चैप्टर के लिए यूजफुल है ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के लिए यूजफुल है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं, एंटर आपको कहीं यूज भी नहीं होने वाला है, मतलब बोर्ड एग्जाम में अभी यूज नहीं होने वाला है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में यूज होगा, और आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहां पर आपको कंसेप्ट दिमाग लगाना है, वहां काम का है वो सीरीज, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ। बाकी ये जो सीरीज है ये नाम के लिए दिया है यहाँ पर, ये आपको थोड़ी बोर्ड्स के लिए पढ़ना होता है, ये सीरीज आपको बोर्ड के लिए थोड़ी पढ़ना होता है, कोई पागल थोड़ी तो इतनी बड़ी सीरीज पूछेगा, इम्पॉसिबल। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं सीरीज बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन दिया है ना तो वो रिएक्शन सही है या गलत है वो आप उस सीरीज से पता कर सकते हैं, अब वो कहीं पे भी यूज हो सकता है फिर, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। हम्म, पहले मेरे को लिखने दे दो पूरा। ये सीरीज है, ठीक है, ये पूरी सीरीज है। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि ये जो सीरीज मैंने अरेंज की है
ये सीरीज मैंने जो अरेंज करी है ये इस तरह से की है कि जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ोगे आगे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा इस सीरीज के मुताबिक मैंने जो बताई है उसमें। मतलब सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज के मुताबिक गोल्ड का है, ठीक है, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज के मुताबिक, ये जो मैंने सिखाई है उसके हिसाब से लिथियम का है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और भी एलिमेंट नहीं है मैंने नहीं लिखे, क्यों? इनकी यूजेस नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने उन्हीं एलिमेंट का बताया जितना काम का है, बाकी एलिमेंट का काम का नहीं है। इसमें थोड़ा एडिशन और होता है, थोड़ा एडिशन और होता है हेलोजन के बारे में, हेलोजन के बारे में वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि हेलोजन एक्चुअली कहाँ पुट होते हाइड्रोजन के नीचे ही है हेलोजन, चारों हेलोजन, बट मैं श्योर नहीं हूँ। बट इतना मुझे पता है कि सबसे लास्ट फ्लोरीन आएगा, मतलब एक्चुअली सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आंसर आता है फ्लोरीन। फिर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है जो कि मेटल है, आंसर है गोल्ड। क्वेश्चन समझो क्या है, एक पूछा है मेटल, एक पूछा है सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन। ओके, तो इतना समझ, ये कुछ चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। उसके अलावा आपको पता है अभी कि हाइड्रोजन, यहाँ पर ये लिंक है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट यहाँ तक है इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में हाइड्रोजन के बाद वालों का है, इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इन सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। फिर कुछ फैक्ट्स, ये सीरीज क्या पता करती है, पता है इन सीरीज से हमें ये फायदा होता है, समझो आपको दो एलिमेंट दे दिए मैंने आपको दो एलिमेंट दे दिए, समझो कि एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, और आपको डिसाइड करना इसमें से कैथोड कौन बनेगा एनोड कौन बनेगा, तो आप इस सीरीज से पता कर सकते हो। समझो मैंने आपको कौन से दिया, एल्यूमिनियम दिया और जिंक दिया। अब मुझे पता है कि एल्यूमिनियम और जिंक में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिलेटिवली जिंक का, जिंक का ज्यादा है, और जिंक का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिलेटिवली बोल रहा हूँ, हाँ रिलेटिवली, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैसा बिहेव करता है, उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होगा तो वो क्या बनेगा, कैथोड, तो ये कैथोड बन जाएगा, ये एनोड बन जाएगा। तो इस तरह से एक ये हेल्प होता है। और भी बहुत सारे फैक्ट है, अभी मैं नहीं बता सकता, बट इसकी बहुत ज्यादा यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो हमने एक डैनियल सेल बनाया था, डैनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर था, तो आप देख सकते हो ये जिंक और ये कॉपर। अगर एग्जाम में आप भूल गए कि कौन कैथोड था कौन एनोड था, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिलेटिवली कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो रिडक्शन करेगा तो वो कैथोड बनेगा, जिंक एनोड बनेगा। तो डैनियल सेल में कैथोड कौन एनोड कौन वो इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड और हाइड्रोजन का 0 होता है, इसके पहले जितने भी है सबका नेगेटिव है, और उसके बाद वाले जितने भी है उन सबका पॉजिटिव है। इतना समझ में आया पहले? इतना समझा? हाँ सर। ठीक है, ओके, इतना आप लोगों को समझ गया, आई होप ध्यान दे रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। अब इसकी ट्रिक क्या है, बहुत फनी है, मेरे सर ने मुझे जो बताई थी, हाँ हमारे सर ने, बहुत फनी सी ट्रिक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक सुनो क्या है, एक मिनट, क्या फालतू में आवाज़ करेंगे इसलिए पहले मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी फनी है। हाँ
देखो कैसा है, मैंने कैसे इतना फटाफट इतने सारे एलिमेंट एक साथ लिख दिए। तो सुनो क्या क्या है इसका ट्रिक। इसका ट्रिक ऐसा है, लेके बारात काना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाह सुंदरी पर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेके बारात काना मजे से आला मन जो करे फेंक दे, ये पूरा एक साथ है, फेंक दे कोई निगाह सुंदरी पर। उसके बाद हम ऐसा पढ़ते हैं, हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था, छापा, इसको बोलते हैं छापा। छापा मीन CHAPA। ठीक है, CHAPA। उसमें सिर्फ इतना याद रखना कि जो ए लास्ट वाला है वो गोल्ड है, क्योंकि 2 ए आ गए। तो चापा, इसको बाद में पढ़ते हैं हम चापा करके। तो चापा में कॉपर, मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लेके बारात, कुछ टर्म्स मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, याद वैसे रख सकते हो, अब आपकी मर्जी, आपको जैसे भी जमे। तो लेके बारात काना मजे से आला, से इसमें से करके कोई एलिमेंट नहीं है, पर पढ़ा वैसे ही जा सकता है। तो मजे से आला, मन, मन और मजे से में डिफरेंस है, ठीक है, वो भी ध्यान देना। मजे से यानी MG है और मन MN है, वो भी ध्यान रखना। जो करे फेंक दे कोई निगाह सुंदरी पर। ठीक है, हाइड्रोजन 0, उसके बाद छापा आयंस। ये ट्रिक है, आपकी मर्जी, आप अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात। हमें क्या करना है, वैसे ट्रिक से याद होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? सुना आप लोगों ने? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। यही मैं कब से बोल रहा था, जो सीरीज बताने वाला था यही है वो सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है, और ये प्रूव भी कर सकता हूँ। किसी को लगा कि अरे यार ठीक है दे दिया, हम कैसे विश्वास करें, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। कैसे प्रूव होगा? देखो, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना यानी रिडक्शन करना, और जो रिडक्शन करते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। क्यों? सबसे ज्यादा SRP है उसकी, सबसे ज्यादा SRP है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। ठीक है, ये कैसे प्रूव होता है? देखो, आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है। आप बताओ, फ्लोरीन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर आ जाए तो किसी की भी ताकत है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सके? नहीं। सबसे ज्यादा ताकत फ्लोरीन की, और फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा, कोई भी आ जाए उसके सामने, कोई भी आ जाए वो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। उसके सामने चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींचना, फ्लोरीन अब इलेक्ट्रॉन किसी का भी खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रूफ, हेंस प्रूव्ड है ये। तो पीरियोडिक टेबल से मैंने इसको रिलेट करके समझाया, इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इस सीरीज को। ये सीरीज आप चाहिए तो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। ठीक है, और हो सके अगर आपको याद नहीं रहता मैंने क्या बोला तो इसका वीडियो आप वापस सुन लेना, तो आपको क्लियर आ जाएगा, लिख लेना वापस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जब कभी मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में बात करूँगा, या जब कभी भी एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाऊंगा, या जब भी मैं कुछ आगे पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली इसके बारे में मैं जरूर, कहीं ना कहीं तो ऐसा क्वेश्चन आ ही जाएगा जहाँ पर इसका यूज है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका यूज होता है। ठीक है, आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सीरीज है, इस तरह से आपको अरेंज करनी है। प्लीज नोट कर लेना कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे SRP बढ़ता है। और आपको याद है मैंने आपको बताया था SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, मतलब जिसका SRP सबसे ज्यादा है वो सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा SRP है, इससे सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है।
और सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे फैक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप ये सीरीज क्लियर है। ठीक, यस सर। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से ये सीरीज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो एलिमेंट को सिलेक्ट किए थे अभी जब हम पढ़ रहे थे। तो एक तो था उसमें जिंक और एक था हाइड्रोजन। दो चीजों को उन्होंने सिलेक्ट किया। अब आप ही बता सकते हो कि इसमें से कौन कैथोड और कौन एनोड बनेगा। क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड बनेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक के कंपेयर में। तो जिंक क्या बनेगा? एनोड। जिंक एनोड बनेगा, हाइड्रोजन क्या बनेगा? कैथोड। मतलब ये कि हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करने वाला है, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब है वो रिडक्शन करेगा। तो उसका कौन सा इक्वेशन हम लिखेंगे? रिडक्शन वाला। रिडक्शन वाला मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मतलब 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन गैस। बट अगर हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, कॉपर का, तो अब आप देखो कॉपर का जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो फिर हमें वापस है तो इसी को लेंगे, हम हाइड्रोजन को ही लेंगे और कॉपर को यूज करेंगे। अब आप बताओ कि कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। इस बार क्लियर कट समझ में आता है कि कॉपर जो है वो कैथोड बन जाएगा। कॉपर जो है वो कैथोड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन इस बार कैसा बिहेव करेगा? एनोड की तरह। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो कैसा रिएक्शन लिखोगे फिर? H2 गैस गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, यही सीरीज आपकी बुक में भी दी होगी, पर सारे एलिमेंट इस तरह से नहीं दिए, उन्होंने ज्यादा एलिमेंट्स रखे हैं। और मेरी जो सीरीज है उसका उल्टा है। उसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे ना वैसे वैसे एसआरपी कम होती है। देखना है आपको, देख सकते हो, रुको मैं बताता हूं। आप देखो, इसमें लिथियम सबसे नीचे है ना, और फ्लोरीन सबसे ऊपर है, मतलब उल्टा है। उल्टा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। बट देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास मैंने कौन सा बताया? कॉपर। उसके बाद मैंने कौन सा बताया आपको? मर्क्यूरी। इन्होंने मर्क्यूरी, फिर सिल्वर। अब ये मत देखना यहाँ पर एक और सिल्वर है, जान दो उसको। वो बीच में मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे अलग चीजें भी है। आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ देखो, कॉपर है, उसके बाद आप देखो मर्क्यूरी है, फिर सिल्वर है, फिर वापस मर्क्यूरी। तो वो कंफ्यूजन से रहता है, आपको इस फॉर्मेट में याद करना ही नहीं। ये टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने जिस जैसा सिखाया आप वैसे ही याद रखो, वही मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद देखो प्लैटिनम है, और फिर फाइनली गोल्ड है। और गोल्ड के बाद मैंने आपको क्या बताया था? आपको फ्लोरीन। क्योंकि इन्होंने सब अलग अलग आयंस ले रखे हैं, इसमें गोल्ड +3 है, कभी गोल्ड +1 है, ये सबका अलग अलग, वैसे हम याद ही नहीं कर सकते, इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट नीचे की तरफ देखो, लिथियम देखो, लेके, काना, बारात, मध्य से, वही सब है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वही है, पूरा वही है, आप पूरा देख सकते हो जैसा मैंने सिखाया। तो आई होप आपको क्लियर है मैंने जो समझाया। देखो वो भी देख लो, हाइड्रोजन तक देखो, नीचे सबका नेगेटिव वैल्यू है, सबकी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है ना। और जैसे हाइड्रोजन आएगा वैसे जीरो हो जाएगा, ये रहा जीरो यहाँ पर। और फिर हाइड्रोजन के ऊपर सब देखो, सबका प्लस है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हो सके तो इसको याद रखो, बहुत फायदेमंद रहेगा, बिलीव करो, बहुत फायदेमंद रहेगा। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है। बोर्ड्स में अगर कभी कभार कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए भी काम करिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये प्रूव करना चाहता था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है। तो आप जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखोगे ना, आप हेडिंग क्या डालोगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज अ कैथोड, तो उसका रिएक्शन लिखना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्टिंग एज एनोड, उसका रिएक्शन लिखना। ठीक है, बाकी ये सब छोड़ दो, ये जो भी इन्होंने लिखा वो मतलब नहीं। एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन, सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन एलिमेंट
तो देखो जिंक इन्होंने कनेक्ट किया है, जब जिंक को कनेक्ट किया तो हमने थोड़ी देर पहले देखा अगर जिंक को कनेक्ट करोगे तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए देखो लेफ्ट की तरफ है जिंक। जब हमने उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा तो कैसे लिखा, देखो Zn+2 और फिर वो पूरा एज इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज इट इज यहाँ पे उठा के रख दिया, H+H2 प्लैटिनम इस तरह से। और फिर देखो इक्वेशन वही लिखा है उन्होंने, E0 सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड होता है। एनोड कौन है, जिंक, तो हाइड्रोजन कैथोड है और हाइड्रोजन तो जीरो होता है, तो E0 सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ जिंक, माइनस ऑफ जिंक। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस रहने वाला है, जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस रहने वाला है। और हमने देखा भी जिंक तो माइनस में ही आता है, सीरीज के मुताबिक जिंक माइनस में ही है, जिंक हाइड्रोजन के पहले ये रहा जिंक, और जिंक की वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये जो सीरीज है बनाई कैसे गई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेके ही पूरी सीरीज बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा देख सकते हो, ये एप्लीकेशन हो गया। डिफिकल्टीज ये भी पूछते हैं, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करोगे, क्या डिफिकल्ट आएगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। पहला, हम प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस नहीं ला सकते। प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली एट 1 atm, ऑब्वियसली 1 atm एग्जैक्टली मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। तीसरा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, वो भी हम 1 मोलर एग्जैक्टली नहीं रख सकते।